हेलो एवरीवन। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लेक्चर नंबर 55 पर पहुंच चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये पूरा लेक्चर है, इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्रेरियन स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मास एक्टिविटी को डिस्कस करते हुए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को फिर से एक बार एक और नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिस्कस करेंगे। दो इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशन है, हरिपुरा एंड त्रिपुरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन देयर वाज अनदर कैंडिडेट सपोर्टेड बाय गांधी, पताबी सीतारामैया, इनके बारे में देखेंगे। प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स किसको कहा गया था, ये भी देखेंगे। फाइनली गांधी बोस के बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मार्किंग स्कीम के बारे में आप जानते हैं कि आपको 6 से ज्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना है। लेस देन 6 अगर आप करते हैं तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। 6 और मोर देन 6 है तो आप सेफ जोन में आ जाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज कंसर्निंग कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशंस वाज और वर मेड बाय कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन किए थे, 4 आपके सामने दिए गए हैं। पहला है लॉज गिविंग इमरजेंसी पावर वर रिपील्ड। इनकी वजह से ही ऐसे लॉज जो कि इमरजेंसी पावर को देते थे उनको रिपील कर दिया गया था। प्रेस रिस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टेड। प्रेस रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई थी उनको लिफ्ट किया गया था। पुलिस पावर्स वर कर्ब्ड एंड सीआईडी स्टॉप्ड शेडोइंग पॉलिटिशियंस। यहाँ पे पुलिस पावर जो थी उसको कंट्रोल में लेके आया गया था, कम कर दिया गया था, और सीआईडी ने पॉलिटिशियंस को शेडो करना बंद कर दिया था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर रिलीज बट नॉट रेवोल्यूशनरीज। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को तो छोड़ दिया गया था लेकिन रेवोल्यूशनरीज को नहीं छोड़ा गया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की बात हो रही है, मतलब काउंसिल एंट्री हो चुकी है। काउंसिल एंट्री के बाद जो वेरियस लोग खड़े हुए थे इलेक्शन के अंदर वो जीत भी चुके हैं और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म भी हो चुकी है। कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज कहाँ बनाई थी अपनी, बॉम्बे के अंदर बनाई गई थी, मद्रास के अंदर बनाई गई थी, सेम टाइम यूनाइटेड प्रोविंसेस में, सेंट्रल प्रोविंसेस में बनाई गई थी, इवन उड़ीसा में बनाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा बिहार में एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर भी बनाई गई थी। ठीक है, अब गांधी ने जितने भी लोग यहाँ पे बैठे थे सीट्स के ऊपर उनको कहा दैट कांग्रेसमैन यू हैव टू होल्ड दिस ऑफिस लाइटली नॉट टाइटली। तो मतलब आप जो आपको सीट दी गई, आप इलेक्शन जीत के गए हैं, लेकिन अपने ऑफिस को बहुत लाइटली आप पकड़ के रखिएगा, टाइटली मत पकड़ के रखिएगा। मतलब ये है कि आपको जिस काम करने के लिए भेजा गया है आप उसी में इन्वॉल्व रहिएगा। देश के लिए वहां गए हैं, देश के बारे में ही सोचिएगा। ये नहीं हो कि बाद में फिर अपनी कुर्सी के बारे में सोचना शुरू कर दें। तो यहाँ पे मिनिस्ट्रीज ने काफी अच्छा काम किया। लॉज गिविंग इमरजेंसी पावर रिपील कर दिए गए थे। प्रेस रिस्ट्रिक्शन थी वो भी जो पहले कर्व करके रखी जाती थी उसको भी रिलीज कर दिया गया था। पुलिस पावर जो कब नहीं थी जबकि कब होना चाहिए था, उस पर कंट्रोल होना चाहिए था, उस पर कंट्रोल लाया गया था। बट चौथी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स और रेवोल्यूशनरीज दोनों को ही रिलीज किया गया था। तो 3 स्टेटमेंट्स पहली ठीक है, चौथी गलत है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है एग्रेरियन स्ट्रक्चर के बारे में। वाई कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कुड नॉट ओवरहोल द एग्रेरियन स्ट्रक्चर। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने काफी अच्छे काम किए लेकिन एग्रेरियन स्ट्रक्चर को ओवरहोल नहीं कर पाए। इसका क्या रीजन था? पहला है द मिनिस्ट्रीज डिड नॉट हैव एडिक्वेट पावर। इतनी ज्यादा पावर ही नहीं थी उनके पास, हो सकता है। देयर वर इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा नहीं था। थर्ड, स्ट्रेटेजी ऑफ क्लास एडजस्टमेंट वाज अनदर हर्डल। तो यहाँ पे क्लासेस का इशू आ जाता था जब एग्रेरियन स्ट्रक्चर की बात करते थे। तो ये भी हो सकता है, सोचिए। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज क्यों फेल रही एग्रेरियन स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लाने के लिए, तो डेफिनेटली क्लास का एक इशू तो इसके अंदर चलता था। वो किस तरीके से तो देखेंगे हम। दे वर इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो एग्रेरियन स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए जो फाइनेंसेस थे वो भी इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। एट द सेम टाइम उतनी ज्यादा पावर भी नहीं थी। नई नई मिनिस्ट्रीज बनी थी और काफी सारी चीजों के ऊपर काम किया जा रहा था। तो यहाँ पे एग्रेरियन स्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया था जिसको ठीक करने की जरूरत थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी। तो यहाँ पे बेसिकली बिग लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, स्मॉल लैंड ओनर्स हुआ करते थे, मजदूर हुआ करते थे। और अगर कोई भी चीज करी जाती थी तो ज्यादातर बेनिफिट जो था वो बिग लैंडलॉर्ड्स, रिच लैंड ओनर्स को ही जाता था। किसानों को ज्यादा फायदा नहीं हो पाता था और मजदूरों को तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता था। इसका एक मुख्य कारण ये भी था क्योंकि सेकेंडरी चेंबर जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर काफी सारे मेंबर्स जो थे वो खुद ही लैंडलॉर्ड्स थे, वो खुद ही मनी लेंडर्स थे। तो डेफिनेटली वो इस तरीके की चीजें करेंगे जिससे उनको खुद फायदा हो, ना कि उनके अंडर काम करने वालों को। तो किसान और मजदूर के बारे में नहीं सोचा जाता था, लेकिन जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे वो अपने लिए ही काम करते थे और एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो था वो इंप्रूव नहीं हो पा रहा था इसी वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। विच
of the following initiative या initiatives is or are correct about extra parliamentary mass activity of the Congress। तो extra parliamentary मास एक्टिविटी, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री के बाहर की बात करी जा रही है। मास एक्टिविटी ऑफ द कांग्रेस क्या थी? पहला है लॉन्चिंग ऑफ द मास लिटरेसी कैंपेन। क्या मास लिटरेसी कैंपेन को लॉन्च किया गया था? ये एक एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री एक्टिविटी थी, हो सकता है। सेटिंग अप ऑफ कांग्रेस पुलिस स्टेशन एंड पंचायत, तो यहाँ पे कांग्रेस पुलिस स्टेशन और पंचायत बनाए गए, ये एक एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री एक्टिविटी थी, मे बी। कांग्रेस ग्रीवांस कमेटी इज प्रेजेंटिंग मास पिटिशन टू द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जो कांग्रेस की ग्रीवांस कमेटी थी उसने ग्रीवांसेस को लेके मास पिटिशन जो थी वो गवर्नमेंट के सामने रखी थी। सोचिए, चलिए, तो पार्लियामेंट के अंदर रहकर भी काम किए जा रहे थे और पार्लियामेंट के बाहर भी काम किए जा रहे थे। अगर हम मास लिटरेसी कैंपेन की बात करें तो ये एक एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री एक्टिविटी के तौर पे लॉन्च किया गया था। एक कांग्रेस पुलिस स्टेशन और ये पंचायत जो थी वो भी सेटअप करी गई थी। एट द सेम टाइम ग्रीवांस कमेटी ने यहाँ पे मास पिटिशन गवर्नमेंट को दी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि ये हमारे और लोगों के ग्रीवांसेस है, इसको काइंडली आप सोल्व करिए। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बारे में। अगेन, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, तो यहाँ पे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बारे में पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द मिनिस्ट्रीज वर नॉट एबल टू कंट्रोल कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स को कंट्रोल करने में मिनिस्ट्रीज जो थी फेल हो गई थी। काउंसिल वर्क हेल्प न्यूट्रलाइज मैनी अर्सवेल होस्टाइल एलिमेंट्स लाइक लैंड लोड्स। तो यहाँ पे काउंसिल जो काम कर रही थी, काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स जैसे कि लैंड लोड हो गए, वो पहले ज्यादातर होस्टाइल रहते थे लेकिन उनको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर लिया गया था, हो सकता है। द मोरल ऑफ ब्यूरोक्रेसी केम डाउन। जो ब्यूरोक्रेसी थी उसकी जो मोरल थी वो काफी नीचे आ चुकी थी। सोचिए, चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। तो मिनिस्ट्रीज जो थी राइट्स को रोकने के लिए सक्सेसफुल रही थी, दे वर एबल टू कंट्रोल द राइट्स। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। अगर बात करी जाए क्या उन्होंने लैंडलॉर्ड्स की जो पोजीशन थी, काउंसिल वर्क हेल्प न्यूट्रलाइज मेनी अर्सवाइल होस्टाइल एलिमेंट्स लाइक लैंडलॉर्ड्स, तो इनको न्यूट्रलाइज करने में ये सफल रहे थे। यस, काफी सारे लैंडलॉर्ड्स तो काउंसिल के अंदर ही अवेलेबल थे, तो वहां पे न्यूट्रलाइज करना उनको काफी आसान हो गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ब्यूरोक्रेसी ब्रिटिशर साइड की जो थी उनकी मोरल डाउन हो रही थी, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। कांग्रेस में ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो मूवमेंट है बेसिकली स्टेट पावर को वो अच्छे से यूज कर रहे थे, ऐसा ही सोच के उनको भेजा गया था और वो को-ऑप्ट नहीं हुए थे। मतलब जो पावर और प्रिविलेजेस में वो उस नशे में खो नहीं गए थे। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन लार्जली बात करी जाए तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को अच्छे से यूज किया गया हमारे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बाय इंडियन फर्दर वीकेंड द मिथ कि इंडियंस जो है वो रूल नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर हमने अच्छे से रूल करके दिखाया था। तो ब्रिटिशर्स जो हमें कहते थे दैट इंडियंस जो है वो रूल करने के लिए फिट नहीं है, इसलिए हम उनको रूल करते हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई थी क्योंकि मिनिस्ट्रीज के अंदर हमने बहुत अच्छे से काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा गया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है? पहली कहती है ही अलोंग विद जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट किया था सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर। ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, तो बीपीसीसी के वो प्रेसिडेंट थे। ही ऑल्सो अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लीग। इंडिपेंडेंस लीग के फॉर्मेशन को उन्होंने अनाउंस किया था। सोचिए, चलिए, तो यहां पे अगर बात करी जाए क्या उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट किया था? नहीं, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट बात करती थी, अगर आपको याद हो, किस चीज के बारे में? डोमिनियन स्टेटस के बारे में। और ये जो लेफ्टिस्ट साइड के जो लीडर्स थे जैसे नेहरू हो गए, बोस हो गए, ये चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था नेहरू रिपोर्ट को। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट थे बीपीसीसी के? नहीं, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, वो प्रेसिडेंट थे बीपीसीसी के, ध्यान रखिएगा। एट द सेम टाइम उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग के फॉर्मेशन की बात करी थी, तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग को बनाने की बात करी थी, अनाउंसमेंट जो थी वो करी गई थी। आंसर डी हो जाएगा हमारा। और यहां पे अगर बात करी जाए, सुभाष चंद्र बोस ने जब सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अब्रप्टली एकदम से अचानक से गांधी के द्वारा स्टॉप कर दिया गया था, इसको सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट साइन हो गया था, इस चीज का भी विरोध किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, साथ में गांधी इरविन पैक्ट के अंदर जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की जो फांसी उनको दी गई थी उसको एग्जम्प्ट नहीं कराया गया था,
इस चीज के ऊपर भी सुभाष चंद्र बोस जो थे गांधी इरविन समझौते को लेकर ज्यादा खुश नहीं थे। उनको लगता था कि देखिए बाकी की चीजें आपने अग्री करवा ली वो ठीक है, लेकिन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की जो फांसी थी उसको भी आपको एग्जम्प्ट कराना चाहिए था, उसको भी रुकवाना चाहिए था। अदरवाइज गांधी इरविन समझौते को साइन करने का मतलब ही क्या हुआ। तो यहाँ पे इन सब विचारधाराओं की वजह से सुभाष चंद्र बोस जो थे गांधी के साथ उनके विचार नहीं मिला करते थे। मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे फेवरेट अगर फ्रीडम फाइटर कोई है तो सुभाष चंद्र बोस ही है। चलिए, इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू की जो सीरीज है इसको एक बार लक्ष्मीकांत की जो पूरी बुक है इसको कवर किया जा रहा है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो प्रीलिम्स 2020-2021 के लिए अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो वहां पर ये पर्टिकुलर कोर्स आपको काफी हेल्प करने वाला है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें पूरी लक्ष्मीकांत की बुक को एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट इन हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन के अंदर कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पे किसको इलेक्ट किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, गांधी, पताबी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद। सोचिए। चलिए, तो बॉस के बारे में मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इनका खासी रुझान था, खास यहाँ पे फोकस किया करते थे और यहाँ पे प्लानिंग की भी बात किया करते थे और बाद में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाने में भी इनका काफी योगदान था। ही वॉज ऑल्सो हैड द फर्म बिलीफ, उनका पूरा एक विश्वास आप कह सकते हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो है उनके अंदर काफी रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल है। इस चीज के ऊपर उनका पूरा विश्वास था। यहाँ पर हरिपुरा सेशन के अंदर प्रेसिडेंट कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस बने थे। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिपुरी सेशन को लेकर है, पूछा गया त्रिपुरी सेशन के अंदर कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट कहती है सुभाष चंद्र बोस डिसाइडेड टू स्टैंड अगेन फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट इन द कांग्रेस। तो अभी हरिपुरा सेशन में वो प्रेसिडेंट रह चुके थे और दोबारा से यहाँ पर प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए वो खड़ा होना चाह रहे थे। गांधी सपोर्टेड बोस, यहाँ पे गांधी ने बॉस को सपोर्ट भी किया था। सुभाष बोस वन द इलेक्शन बाय 1580 वोट्स अगेंस्ट 1377। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इलेक्शन जीत भी गए थे। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, मैंने आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जो थे इनकी विचारधाराएं नहीं मिलती थी, लेकिन बॉस की जो पब्लिसिटी थी वो काफी ज्यादा थी, उनके थॉट प्रोसेस भी काफी अच्छे थे और सिविल सर्विसेज उन्होंने ऑलरेडी क्रैक किया हुआ था। लेकिन ब्रिटिशर्स को निकालने का तरीका उनका रेवोल्यूशनरी था कि हम लोग स्ट्रगल करके कभी भी अंग्रेजों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, रादर हमें अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको यूज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना आप जल्दी उनको निकाल पाए उतना निकालिए। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे हरिपुरा सेशन के बाद त्रिपुरी सेशन में दोबारा से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े हुए थे और यहाँ पर वो जीते भी थे। उनको 1580 वोट्स मिले थे अगेंस्ट 1377। लेकिन गांधी ने उनको सपोर्ट नहीं किया था, रादर गांधी ने उनको अपोज किया था और उनकी जगह पे पताबी सीतारामैया करके अपने कैंडिडेट को उतारा था। तो आप देख रहे हैं कि इंडियंस यहाँ पे खुद ही आपस में एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं। तो जब आपके खुद के घर में ही इंटीग्रेशन नहीं होगा, खुद के घर में यूनिटी नहीं होगी, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो कि एक अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और जीत भी रहे हैं, वहां पर गांधी जो है वो उनके अगेंस्ट में किसी दूसरे को खड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर यूनिटी आप खुद ही नहीं दिखाओगे तो ब्रिटिशर्स को कैसे निकालोगे? तो ये प्रॉब्लम जो थी उस टाइम पे देखने को मिली थी। और यहाँ पे इवन दो गांधी के जो यहाँ पे कैंडिडेट थे पताबी सीतारामैया वो नहीं जीते, गांधी ने इसके ऊपर अपना शौक भी व्यक्त किया था कि ये पताबी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी खुद की हार है, ऐसा कह के। तो यहाँ पे आगे चल के काफी प्रॉब्लम हुई सुभाष चंद्र बोस जी को भी, क्योंकि उनको अच्छे से काम नहीं करने दिया कांग्रेस के अंदर और इवेंचुअली उनको यहां से रिजाइन करना पड़ा। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पताबी सीतारामैया के बारे में पूछा गया, इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली कहती है बोस रिजाइन इन 1939, पताबी सीतारामैया वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो यहाँ पे बॉस ने रिजाइन किया और पताबी सीतारामैया जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। हो सकता है बॉस एंड हिज फॉलोअर्स फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो बॉस ने यहाँ क्या किया, एक फॉरवर्ड ब्लॉक को स्टार्ट किया। ही वॉज रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। तो बीपीसीसी की जो उनकी प्रेसिडेंशियल पोस्ट थी वहां से उनको रिमूव कर दिया गया। सोचिए। चलिए, मैंने आपको पीछे बताया था कि बॉस को कांग्रेस के अंदर उतना ज्यादा सपोर्ट इवन तो जीते थे वो इलेक्शन फिर भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि गांधी जो थे उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए काफी सारे दूसरे लोग जो भी गांधी के सपोर्टर थे वो नहीं कर रहे थे। तो पूरी कांग्रेस जो थी एक तरीके से दो फैक्शन के बीच में बट गई थी। और ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपके खुद के घर के लोग ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, काम करना मुश्किल हो जाता है। तो बॉस ने यहाँ पे समझदारी दिखाई और यहाँ पे रिजाइन कर दिया 1939 के अंदर। लेकिन उनके रिजाइन करने के बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। बॉस एंड हिज फॉलोअर्स फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। यस, जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को तो उन्हें शिफ्ट करना था। जो चीजें वो करना चाह रहे थे, जिस तरीके से
आजादी दिलाना चाह रहे थे, उसके लिए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को स्टार्ट किया। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। और यहाँ पे उनको डीबार कर दिया गया था कि वो कोई भी कांग्रेस ऑफिस जो है 3 साल तक होल्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से बीपीसीसी के जो प्रेसिडेंट थे वहां से भी इनको रिमूव कर दिया गया। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। हु कॉल्ड बॉस प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स? तो ये जो फ्रेज यूज करी गई थी प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स बॉस के लिए, ये किसने करी थी? क्या ये तिलक ने करी थी, गांधी ने करी थी, नेहरू ने, या सी राजगोपालचारी ने? सोचिए। चलिए, तो यहां पे ये जो फ्रेज यूज करी गई थी ये गांधी जी के द्वारा करी गई थी। आंसर हमारा बी है। इवन दो गांधी और बॉस दोनों की जो फिलॉसफी थी, आइडियोलॉजीज थी, विचारधाराएं थी, वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, लेकिन रिस्पेक्ट दोनों एक दूसरे की काफी करते थे। ये आपको आगे आने वाले टाइम में भी पता चलेगा कि जब बॉस अपना एक प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे तो वो रेडियो में कुछ अच्छी लाइंस जो है वो गांधी जी के बारे में बोलेंगे, और गांधी भी हमेशा उनके बारे में अच्छी बातें ही करते थे, इवन तो विचारधाराएं दोनों की अलग थी। तो एक काफी मैच्योर बिहेवियर दोनों यहाँ पर पर्सनैलिटीज ने दिखाया हमेशा एक दूसरे के लिए, कि बेशक से हमारे जो मत हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट जो है एक दूसरे के लिए वो इंटैक्ट है। तो ये काफी मैच्योर बिहेवियर दोनों ने यहाँ पे दिखाया था। आंसर हमारा यहाँ पे बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, गांधी जी ने 1942 के अंदर प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स यूज किया था बॉस के लिए, जब 1942 के अंदर उनकी डेथ को रिपोर्ट किया गया था। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि नेताजी विल रिमेन इमॉर्टल फॉर ऑल टाइम टू कम फॉर हिज सर्विस टू इंडिया। ये फ्रेज यूज करी गई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है गांधी बॉस के ऊपर ही है। पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट इनको लेकर करेक्ट है। पहली कहती है, बोथ गांधी एंड बॉस वर रिलीजियस मैन एंड डिसलाइक कम्युनिज्म। दोनों गांधी और बॉस जो थे रिलीजियस इंडिविजुअल्स थे और कम्युनिज्म को पसंद नहीं किया करते थे। सेकंड, बोथ मैन कंसीडर्ड सेम वर्जन ऑफ सोशलिज्म टू बी द वे फॉरवर्ड इन इंडिया। तो दोनों एक ही सोशलिज्म के अंदर विश्वास रखा करते थे और चाहते थे कि यही इंडिया को आगे लेके जाए। थर्ड, बोथ वर्कड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड स्पोक फॉर विमेन्स इमेंसिपेशन। तो दोनों ने ही विमेन इमेंसिपेशन के लिए काम किया, एट द सेम टाइम अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में भी दोनों ने आवाज उठाई। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे गांधी बॉस के बारे में डिस्कस करें तो दोनों ही क्या रिलीजियस थे? यस, दोनों ही रिलीजियस थे और कम्युनिज्म को पसंद नहीं किया करते थे। एट द सेम टाइम विमेन इमेंसिपेशन के लिए और साथ में ही अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाई थी। तो तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड क्यों गलत है वो बताता हूँ। तो क्या सोशलिज्म दोनों का सेम था? नहीं, देखिए सोशलिज्म दोनों का अलग अलग वर्जन था। अगर हम गांधी के सोशलिज्म की बात करें तो जयप्रकाश नारायण का जो सोशलिज्म था, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं करी जाती, वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सोशलिज्म की बात नहीं करी जाती, वो उनको सपोर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन बॉस जो थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चाहते थे, एक डिफरेंट वर्जन ऑफ सोशलिज्म को सपोर्ट किया करते थे। इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे। अब 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की बात करी थी, इन्होंने इमरजेंसी पावर जो थी उसको रिपील करवाया था, प्रेस को फ्रीडम दिलवाई थी, पुलिस की पावर्स को कंट्रोल कराया था, और यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स और रेवोल्यूशनरीज को भी फ्री कराया था। तो मिनिस्ट्रीज जो थी काफी अच्छे से काउंसिल एंट्री का यूज करते हुए काम कर रही थी, और यहाँ पे मिनिस्ट्रीज के पास एडिक्वेट पावर नहीं थी। अदरवाइज एग्रेरियन स्ट्रक्चर के अंदर भी रिफॉर्म्स जो थे जिसकी जरूरत थी लाने की, वो लेके आए जा सकते थे। इसके साथ साथ फाइनेंसिस की भी कमी थी। देन हमने डिस्कशन किया था इसके बाद एक्टिविटी ऑफ द कांग्रेस की, कि क्या क्या एक्टिविटीज करी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने। तो यहाँ पे एक चीज जो करी गई वो था मास लिटरेसी कैंपेन जो था एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री तौर पे किया गया। कांग्रेस ने पुलिस स्टेशंस बनाए, पंचायत जो थी वो भी सेटअप करी एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज के अंदर। ग्रीवांसेस कमिटीज जो थी वो भी बनाई गई। इसके बाद हमने देखा था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बारे में। मिनिस्ट्रीज वर नॉट एबल टू कंट्रोल कम्युनल राइट्स। ऐसा नहीं है, कम्युनल राइट्स को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करी थी, ध्यान रखिएगा। फिर हमने इसके बाद डिस्कशन किया था सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो यहाँ पे सपोर्ट किसको किया करते थे? बेसिकली उनका जो एक विचारधारा थी वो गांधी विचारधारा से मेल नहीं खाती थी। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को नहीं सपोर्ट किया था क्योंकि वो डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहते थे, वो चाहते थे पूर्ण स्वराज। साथ में ही प्रेसिडेंट थे बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के, जहां से बाद में उनको रिमूव कर दिया जाएगा, और इंडिपेंडेंस लीग उन्होंने बनाई थी अलॉन्ग विद द फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था हरिपुरा सेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस आए थे, नेक्स्ट त्रिपुरी सेशन में भी सिलेक्ट किए गए थे, पताबी सीतारामैया यहाँ पर हारे थे। गांधी इस चीज को लेकर ज्यादा खुश नहीं थे, फिर इवेंचुअली उनको यहाँ से रिजाइन करना पड़ा, और देन उन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक जो था उसको स्टार्ट किया। यहाँ पे बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी से भी उनको रिमूव कर दिया गया और 3 साल के लिए बाहर कर दिया गया, कोई भी कांग्रेस
यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करने के लिए। फिर हमने पैट्रियट्स वाली जो एक फ्रेज थी, प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स, वो देखी थी। जो गांधी जो थे बॉस एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट किया करते थे और वहां से ये फ्रेज निकली थी जब 1942 के अंदर उनकी डेथ रिपोर्ट करी गई थी। गांधी बॉस के बारे में दोनों का सोशलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू काफी अलग था। हालांकि रिलीजन के ऊपर, कम्युनिज्म के ऊपर, विमेन इमेंसिपेशन के ऊपर, अनटचेबिलिटी के ऊपर उनकी विचारधाराएं यहाँ पर मेल खाती थी। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिखिएगा एंड यू कैन सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।